आज की क्लास में पढ़ेंगे हम मुगल एम्पायर। अभी तक नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का शायद लास्ट रूलर रहा है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। 1526। इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ये जो बंदा है इंडिया की हिस्ट्री में इसका नाम फर्स्ट टाइम 1526 में सुनाई देता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और ये ही आगे चल के मुगल एम्पायर की नींव इंडिया में रखेगा। जो बाबर था वो फादर की साइड से उसके एंसेस्टर्स तिमूर से रिलेटेड थे और मदर की साइड से चंगेज खान या उसकी जो माँ थी मंगोलियन थी। अब आपको ये बताना है कि तैमूर इंडिया में कब आया था और किस उस समय इंडिया का रूलर कौन था। सेम चंगेज खान इंडिया में कब आया था और उस टाइम इंडिया का रूलर कौन था ये आपको पता होना चाहिए। एक बार अपने नोट्स में दोबारा चेक कर लेना कि हमने स्टडी किया है या नहीं किया। ठीक है। बाबर जो था फरगना एक जगह है, वहां से बिलोंग करता था एक्चुअली। ठीक है। इसका रियल नेम बाबर का जाहिरुद्दीन जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका रियल नेम था। ठीक है। अब इसका जो रूलिंग पीरियड था या जब तक ये इंडिया में रहा या इसका शासन कितने टाइम तक रहा तो सिर्फ 1526 से 1530। इस दौरान ये केवल लड़ता रह गया और इसने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनका मेंशन यहाँ कर रहा हूँ। 1526 का जिक्र अभी हम कर चुके हैं। उसके बाद 1527 बैटल ऑफ खानवा। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा ऑफ मेवात। ठीक है भाई। उसके बाद 1528 बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश। ठीक है। मेदिनी राय। और इसकी आखिरी बैटल 1529 बैटल ऑफ घाघरा। किसके साथ? मोहम्मद लोधी। ठीक है। यही बंदा था, मतलब ये जो ताक में बैठे हुए थे कि बाबर को बुला लेते हैं, बाबर आएगा लूटपाट करेगा, इब्राहिम लोधी को मार देगा और फिर हम राजा बन जाएंगे। तो मोहम्मद लोधी की भी यही मंशा थी मगर बाबर यहीं सेटल हो गया और फाइनली इसने इसको भी मार दिया था। ठीक है। बाबर के सक्सेस होने का इंडिया में सबसे बड़ा कारण ये था, इंडिया जो था एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो चीजें थी उसी से तलवारें भाले, बट बाबर या कहूँ मुगल आर्मी वाज इक्विप्ड विद कैनन्स या आर्टिलरी उनके पास थी। अगर किसी बच्चे को पता हो कि गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था तो वो भी कमेंट्स में बता सकता है, और नहीं तो मैं ही बता देता हूँ कि गन पाउडर चाइना में आविष्कार हुआ था उसका।
और फिर होते होते सिल्क रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान वगैरह में वो पहुंच गया था। ठीक है। और यहाँ से ये लोग अपनी आर्टिलरी जो है तैयार करके आते थे, और इंडियंस को पता भी नहीं चलता था, और वो मतलब उनको समझ ही नहीं आया ये चीज़ क्या है, इसलिए उनकी हार बाबर के सामने होती रही। उसके बाद बाबर की ऑटोबायोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट है। बायो की इसकी बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है बाबरनामा। बाबर नामा। ठीक है। या फिर इसका जो सेकंड, तुजुक, तुजुक बाबरी। ठीक है। किस भाषा में लिखी गई है? चागटाई टर्की लैंग्वेज। ठीक है। मुगल एम्पायर की जो कोर्ट लैंग्वेज हुई वो हुई पर्शियन, यानी यहाँ के काम काज किस में होते थे? पर्शियन भाषा में होते थे। ठीक है। ये हो गया बाबर के बारे में। बाबर के बारे में ये वाली जानकारी मुख्य है, इसका असली नाम और इसके युद्ध, इसके साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध हुए, पिता की साइड से इसके एंसेस्टर्स कौन थे और मदर की साइड से इसके एंसेस्टर कौन कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। बाबर के बाद आता है इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540। हुमायूं जो है मुगल एम्पायर में 2 बार शासन करने आता है। ये पहला उसका टाइम पीरियड है 1530 से 1540। उसके बाद एक बीच में सूरवंश शुरू हो जाता है, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो बाबर का सबसे बड़ा लड़का था हुमायूं। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। तो बाबर ने अपने जीते जी क्या किया था? जो उसके बाकी के 3 बच्चे थे, मतलब टोटल 4 भाई थे ये लोग, काबुल और कंधार का जो एरिया है, कांधार का एरिया, उसने दे दिया कमान को। कामन, संभल का एरिया, अंसारी, और अलवर वाला जो रीजन था वो दे दिया हिंडन। ठीक है। बाकी जो शासन करने के लिए जगह बची वो सारी हुमायूं को दे दी गई। ठीक है। अब हुमायूं का जो मुख्य झगड़े थे वो कौन कौन सी स्टेट्स के साथ थे? गुजरात और बिहार। ठीक है। यहाँ पर खासकर बिहार वाले एरिया में अभी भी अफगान जो थे मौजूद थे। आप ये बताएं दिल्ली सल्तनत के अंदर अफगानी जो डायनेस्टी थी कौन सी थी, और जो रिमेनिंग थी वो कौन सी थी? हुमायूं ने गुजरात को बहादुर शाह से, बहादुर, जो गुजरात का उस समय राजा था, उससे छीन लिया था। मगर जब वो बिहार की तरफ बढ़ने लगा अपनी सेना को लेकर, दोबारा से वो गुजरात हार गया बहादुर शाह से, क्योंकि उन्होंने उस पर दोबारा अटैक करा और वो इस बार लड़ाई नहीं जीत पाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिहार के अंदर अफगान थे, अफगान, जिनका लीडर था शेर शाह। शेर शाह, या किसी बुक में आपको शेर खान भी मिल सकता है कि शेर खान कौन था। ठीक है, वो यही बंदा है। अब इनके बीच में बैटल्स कौन कौन से हुए वो देखते हैं। सबसे पहला बैटल ऑफ चौसा, 1539। ठीक है। इसके अंदर शेर शाह
destroyed मुगल आर्मी। मुगलों को बहुत क्षति पहुंचाई इस बंदे ने। ठीक है। और यहाँ से वो बचता बचाता जो हुमायूं था, हुमायूं fled barely by saving his own life। यानी यहाँ पे इसकी क्षति हो जाती, इसको ही जो है मृत्यु प्राप्त हो जाती, his own life। और यहाँ पे कहा जाता है कि जिसने इसके प्राण बचाए थे, बाद में जब हुमायूं शासक बनता है तो उसको एक दिन के लिए राजा बनाया जाता है। ठीक है। जो वो बंदा था वो था भिष्टी। उसका कौन था वो? भिष्टी। हु सेव्ड हुमायूंस लाइफ? भिष्टी। इसके बाद जो बैटल होती है दैट वाज बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज की इंपॉर्टेंस हम पहले देख चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में क्या रही है, या फिर बिलग्राम 1540। इसके बाद ये भाग ही जाता है बेचारा। इसके अंदर ये क्या करता है, ये अपने भाइयों को इनवाइट करता है कि जितने इसके भाई थे कि भाई आ जाओ, मेरे को इन्होंने हरा दिया, मेरे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। पर कोई भी नहीं आता। तो ही फॉट दिस बैटल अलोन। ठीक है। और यहाँ पे भी उसकी हार ही होती है। यहाँ से इसका जो इंडिया का सफर था उस पे एक हॉल्ट लग जाता है हुमायूं के जो करियर था। एंड ही इज एग्जाइल्ड फॉर 15 years। तो भारत के इतिहास में 15 साल बाद नजर आएगा। ठीक है। ही फ्लेड टू पर्शिया। कहाँ भाग जाता है? पर्शिया भाग जाता है, सिंध के रास्ते। और सिंध में एक जगह है जिसका नाम है उमरकोट, जहाँ पे इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम ये अकबर रखते हैं। ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो शासन आ गया है वो आ गया है किसका? सूर्यवंश का, क्योंकि वो इसको कामयाब हो जाते हैं इनको भगाने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे सूर डायनेस्टी, या उस टर्म को कि भाई कुछ एक बड़ी डायनेस्टी के बीच में एक छोटी सी डायनेस्टी अगर छोटे से टाइम पीरियड के लिए आ जाए तो इसको इंटररेजम बोलते हैं। इंटररेजम। बहुत छोटा काल रहा, पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। फाउंडर कौन हुआ? शेरशाह, या फिर उसका असली नाम था फरीद शेरशाह। कहाँ से था ये? सासाराम, बिहार। ओरिजिन बिहारी नहीं था ये, था ये अफगानी, पर कहाँ पे शासन कर रहा था? बिहार के अंदर। अब ये शासन कैसे कर रहा था? इसका मतलब जब दिल्ली सुल्तानेत चल रही थी तो टर्की लोग और अफगानी लोग बहुत सारे इंडिया में आके सेटल होने लगे। और जो मतलब जैसे टर्की थे राजा, तो उन्होंने अपने ही लोगों को प्राथमिकता दी, उनको कहीं कहीं बसाया, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा राज्य दे दिए, गांव दे दिए ताकि वो सेटल हो जाए। तो ये भी ऐसे ही सेटल हुआ होगा इंडिया के अंदर। ठीक है। इस बंदे ने ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। ठीक है। 1540 के अंदर हुमायूं को हरा के वहां का राजा खुद बन गया। ठीक है। अब इसने क्या क्या जीता? पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान एंड बुंदेलखंड। तो काफी सारा एरिया नॉर्थ इंडिया का ये बंदा कवर कर देता है। ठीक है। ही गेव अ ब्रिलियंट
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी ये अपने राज्य के अंदर एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दे पाया। यानी कन्फ्यूजन नाम की इसके राज्य में जगह ही नहीं थी। बहुत ही अच्छा कुशल शासक था। ठीक है। इसके टाइम पे जो बैटल हुई इसके साथ, या जो इसने लड़े, बैटल ऑफ, फेमस बैटल्स का हम जिक्र कर रहे हैं। शामिल 1544 किसके साथ हुई? विद राव मलदेव। ठीक है। कहाँ का था ये? ऑफ जोधपुर। जोधपुर के राजा के साथ। ठीक है। और क्योंकि जोधपुर और ये सब इलाका थोड़ा सा पहाड़ी इलाका बोल सकते हैं, यहाँ पे ये हारता हारता बचा था। यहाँ पे इसने एक बात कही थी कि कुछ मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी पूरी सल्तनत जो है लूज कर देता, क्योंकि यहाँ पे बेशक ये जीत गया पर इसको लॉस बहुत हुआ था। ठीक है। इसके बाद एक और बैटल जो फेमस इसकी लाइफ में हुई, दैट वाज बैटल ऑफ कालिंजर। ठीक है। बुंदेलखंड के अंदर है ये जगह। 1545। यहाँ पर लड़ते लड़ते एक कैनन का गोला, कैनन इसके आसपास आके फटता है, एक्सप्लोड्स नियर हिम, और यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो ये दो मुख्य बैटल्स थे इसके कार्यकाल के दौरान, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद छोटे मोटे राजा आते हैं जो कि कुशल राजा नहीं होने के कारण इसकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं। सूरी, स्पेलिंग गलत है। सूरी एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ जो इनके टाइम पे थे। दीवान वजारत, हेड कौन होगा इसका? वजीर। कौन सा डिपार्टमेंट था ये? रेवेन्यू एंड फाइनेंस। रेवेन्यू एंड फाइनेंस। ठीक है। वजीर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है किसी भी राज्य के अंदर। इसके बाद दीवान हरीस, दैट वाज इन चार्ज ऑफ आर्मी, मिलिट्री चीफ बोल सकते हैं। दीवान रसालत, he was the foreign minister। दीवान इंशा, दीवान इंशा, दिस वाज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। इसके बाद ये तो हो गए डिपार्टमेंट। अब और क्या क्या इसके कार्य होते थे? ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स। अपने राज्य में इसने सिल्वर कॉइन्स जारी किए थे जिसको दाम कहा जाता था। दाम हिंदी में, यानी कुछ कुछ टर्म्स जो हम आज के दिन यूज कर रहे हैं वो वहीं से आई हुई है। और कहाँ कब तक चली है इंडिया के अंदर? 1835 तक। ठीक है। देखा जाए तो 1835 का दौर कब है कि अंग्रेज भी आ चुके हैं, जब तक ये दाम चल रहे थे इंडिया के अंदर। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर जो थे, मुगल एम्पायर के अंदर ही जो थे अंग्रेज इंडिया में आ चुके थे, तो काफी टाइम तक ये जो कॉइन्स थे इंडिया में चलते रहे। ठीक है। जो एम्पायर था, जो शासन था इनका, इट वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार। 47 सरकार। और जो सरकार थे वो किस में विभाजित होते थे? प्रगनाज में।
प्रगना, ठीक है। इनके अंदर चीफ सिकदार होता था। ये क्या देखता था भाई? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ये डीसीपी बोल सकते हैं शायद इसको, ठीक है। हर सरकार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था वो ऑफिसर कौन सा था? चीफ सिकदार, ठीक है। उसके बाद चीफ मुंसिफ, चीफ मुंसिफ ये क्या देखता था भाई? जज होते थे एक तरीके के। तो ये सरकारों के अंदर ये हाईएस्ट पोस्ट थी। डीसीपी नहीं कहेंगे भाई, इसको कहेंगे फिर कमिश्नर कहेंगे, क्योंकि सरकार बड़े हैं, परगना छोटे हैं। अगर परगना के अंदर होगा तो डीसीपी लेवल का होगा, और सरकार बोले तो कमिश्नर। 47 सरकार से बोले, ठीक है। तो ये सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा। उसके बाद लैंड रेवेन्यू। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इनके इकोनॉमी कैसे थी। ये बंदा इतना सिस्टमैटिक और इतना कुशल राजा था कि ही इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक लैंड सर्विस, ठीक है। आज भी एक चीज यूज की जाती है, पट्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। जो रजिस्ट्री से भी पहले होता है, पट्टा, ठीक। कि भाई इसके अंदर कितना बड़ा एरिया है जो जिसमें उगाई होगी, कौन कौन सी क्रॉप्स लिख देता हूँ। एरिया कितना है जिसमें हम बोएंगे, एरिया सोन। उसके बाद कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें उगाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये सब जो हो जाएगा, उसके बाद क्रॉप्स कल्टीवेटेड, क्रॉप्स कल्टीवेटेड, ठीक है। और इसी बेसिस पे रेवेन्यू शेयर was duly written on paper and given to owner या फार्मर। यानी एक फार्मर को एक पेपर पे लिख के दिया जाता था कि भाई तेरे पास इतना एरिया है, तो ये फसल उगाता है, तो आपको इतना टैक्स पे करना होगा, ताकि कोई उससे ज्यादा ना वसूल ले, ना कोई उससे वसूली मतलब ज्यादा कर पाए। ये प्रथा आज भी यूज होती है, ठीक है। उसके बाद पट्टा के बाद जो फार्मर करता था दैट वाज कबूलियत, कबूलियत, ठीक है। ये क्या होता था? व्हाट इज कबूलियत? दिस इज एग्रीमेंट बिटवीन फार्मर टू गवर्नमेंट, ठीक है। कि ठीक है भाई, मैं पे करूंगा टैक्स, टू पे टैक्स, ठीक है, एज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू पट्टा। जो पट्टे में लिखा है वैसा ही मैं टैक्स पे करूंगा, इसकी कबूलियत होती थी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, कितना टैक्स लिया जाएगा भाई? 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। या फिर आप कैश में भी अपना रेवेन्यू पे कर सकते थे। इसके जो मिनिस्टर कह सकते हैं, जो इसके सलाहकार थे, उसमें जो सबसे अच्छा सलाहकार था ये था राजा टोडरमल, जिसका जिक्र हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ही वॉज अकबर के दौर में जो लैंड रेवेन्यू या लैंड रिफॉर्म्स करेगा, वो ही यही बंदा है जो सूर डायनेस्टी के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं, राजा टोडरमल, ठीक है। इसके बाद अब पढ़ेंगे बिल्डिंग्स के बारे में जो इसके काल में बनी। बिल्डिंग्स देखो भाई, पुराना किला,
नियर बैंक ऑफ यमुना। ठीक है, यमुना। सेकंड पॉइंट, हिज ओन मौसोलियम, यानी अपना खुद का मकबरा। पहले के राजा लोग ये जो सोचते थे ना मुसलमान की भाई लड़का बनाएगा नहीं बनाएगा, तो वे अपने खुद ही बना लेते थे। ठीक है, कहाँ पे बनवाया इसने? एट सासाराम। इसने अपना मकबरा स्वयं ही बनवा लिया था। ठीक है, इसने एक नई सिटी बसाई, न्यू सिटी ऑन बैंक्स ऑफ यमुना, जिसको इसने क्या नाम दिया? जीनपना। ठीक है, या शेरगढ़। इसके बाद अच्छा, इसी थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में देखते हैं। ये रुको, पहले बिल्डिंग्स के बारे में लिखवा देता हूँ। इसने अपने कार्यकाल में बहुत सारे सराय बनाए, सराय। ठीक है, सराय क्या होते हैं भाई? होटल होते हैं बेसिकली, इन फॉर ट्रैवलर्स। और बड़ा फेमस जो आजकल हर कंट्री में देखने को मिलेगा, दैट इज कोस मीनार। इंडिया में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोस मीनार इज व्हाट वी कॉल एज माइलस्टोन्स, या फिर माइल मार्किंग, कि भाई 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। इसलिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छे रोड्स थे, कनेक्टिविटी बहुत गजब थी, कि भाई एक एक माइल अगर नाप के रखी हुई है तो दैट मीन्स कनेक्टिविटी वॉज वेरी गुड। ओके, और इसके जीवन की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट दैट वाज ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका रिपेयर इसने करवाया था, याद रखना, ही रिपेयर्ड दिस। इसने इसको बनवाया नहीं था। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड है कहाँ से? फ्रॉम अटक टू सोनर गांव। सोनर गांव। अब ये अटक कहाँ है भाई? पेशावर के अंदर है। और ये सोनर गांव कहाँ है भाई? ढाका के अंदर, बांग्लादेश। पेशावर इज पाकिस्तान। देखो कितनी लंबी रोड का इसने रिपेयर अपने कार्यकाल में करवाया था। ठीक है, इसी के काल में एक मेंशन छोटा सा मैं करना चाह रहा हूँ, यहीं लिखवा देता हूँ बिल्डिंग्स के साथ। यहाँ एक्स्ट्रा इन्फो में, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फो। इसी के कार्यकाल में एक ऑथर था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जिसने पद्मावत लिखी थी, पद्मावत। और पद्मावत किस पे बेस्ड है भाई? रानी पद्मावती, रानी पद्मावती पे बेस्ड। कहाँ की रानी थी ये? चित्तौड़ की। ठीक है, ये हो गया भाई शेरशाह सूरी के बारे में। अब इसकी मृत्यु के उपरांत क्या होता है? इसका बेटा आता है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। ठीक है, ये रूल करता है कब से कब तक? 1545 से 54 तक। ठीक है, और ये किसी बीमारी के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी केवल 9 साल के लिए शासक बनता है। इसके बाद आता है फिरोज शाह। फिरोज शाह। ठीक है, ये 12 साल का लड़का था, 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, और इसको भी मार दिया जाता है, किसके द्वारा? आदिल शाह। आदिल शाह। ठीक, जो कि इस्लाम शाह का भाई था, ब्रदर। ठीक है, और आदिल शाह क्या करता है? एक गवर्नर अपॉइंट करता है जिसका नाम था हेमू। ठीक है, हेमू बेसिकली वाज अ हिंदू मर्चेंट।
व्यापारी जैसा था ये, ठीक है। और इसको कौन सी पोस्ट दे देता है बंदा, वजीर की। तो हिमू वाज वजीर इन आदिल शाह कोर्ट, और फाइनली इसको आर्मी कमांडर भी बना देता है, ठीक। अब हुआ क्या कि भाई ये तो हिंदू को अपॉइंट कर दिया, हिंदू को लाइक करता है, तो इसके जो कोर्ट में थी बाकी जो या नोबल्स थे या आपस में इनके भाई बंद थे, इनके बीच में सिविल वॉर हो जाते। सिविल वॉर बोले तो अंतर्कलह, ठीक। उसकी वजह से इनका जो पूरा किंगडम था वो व्यर्थ और खराब जाता है, इनका जो रूल था वो यहीं खत्म होता है, ठीक है। और इसको वो हुमायूं इस चीज को भांप जाता है और इंडिया में दोबारा आने की कोशिश करता है, ठीक है। अब दोबारा से अब हुमायूं के बारे में हम स्टडी करेंगे कि अब हुमायूं की एंट्री दोबारा से इंडियन हिस्ट्री में हो रही है। हियर कम्स हुमायूं, ठीक है। अब हुमायूं इतने साल कहाँ रहा, पहले वो देखते हैं। सफाविद रूलर था एक, जिसका नाम था शाह तमसप, ठीक है। ही गेव refuge to हुमायूं एंड हिज वाइफ, ठीक। हुमायूं अपनी पत्नियों के साथ कहाँ चला गया था भाई, हमने अभी डिस्कस किया था, बताओ। हुमायूं कहाँ होते हुए कहाँ पहुंचा था, पर्शिया चला गया था, सिंध होते हुए, ठीक है। तो इसने इसको वहां पे एक क्या कहेंगे रिफ्यूज दिया, आशियाना दिया रहने को, कि भाई तू यहाँ रह ले जब तक तेरे वहां पे सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। ही ऑल्सो गेव मिलिट्री सपोर्ट, इसने ना केवल इसको शरण दी पर मिलिट्री सपोर्ट भी दिया, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इसकी आर्मी लेकर सबसे पहले तो जाता है कहाँ पे, अपने भाइयों के पास उनको मारने, और उनको मार के काबुल एंड कंधार ये कब्जा लेता है, ठीक है। फिर वो आता है दिल्ली इन 1555। अब हुमायूं दिल्ली आ चुका है और इनको मारता है सूर्यवंश वालों को, किस बैटल में, बैटल ऑफ सिरहिंद, ठीक, 1555 में। और फाइनली जो है अपना राज्य स्थापित करता है, ठीक। पर अफसोस यहाँ पे हुमायूं जो है कुछ साल में, हुमायूं डाइड फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द स्टेयरकेस ऑफ शेर मंडल लाइब्रेरी, ठीक है। एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी देखो कितना ये भटका इधर से उधर, दिल्ली में पहले राजा बना, इधर हारा, फिर उधर गया, दोबारा इंडिया में आता है, भाइयों को मारता है, राजा बनता है, पर किस्मत इसकी ऐसी थी कि मरा भी कैसे, सीढ़ियों से गिर के, ठीक है। और ये शेर मंडल लाइब्रेरी है किधर, पुराना किला के अंदर है ये। मृत्यु कब हुई, 1556, यानी एक साल के इसके राजा बनने के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बारे में जो इतिहासकार हैं वो क्या लिखते हैं, ही टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट, ठीक। ये इतिहासकार हुमायूं के बारे में लिखते हैं कि भाई जिंदगी भर भी लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते उससे बाहर भी चला गया, खत्म हो गया, ठीक है। हुमायूं नामा पुस्तक
जो है बायोग्राफी है हुमायूं नामा, किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि अकबर की बुआ थी और इसकी बहन थी, सिस्टर ऑफ हुमायूं। ठीक है भाई। और एक हुमायूं's टॉम्ब, हुमायूं हुमायूं का मकबरा किसके काल में बनता है? अकबर के काल में बनता है। कौन बनवाता है? इसकी वाइफ, जिसका नाम था हामिदा बानो बेगम। बानो बेगम। ठीक है भाई। और इसी को कहा जाता है प्रिकर्सर ऑफ, सॉरी, प्रिकर्सर टू आएगा, प्रिकर्सर टू ताजमहल। यानी इसी के आइडिया पर बाद में ताजमहल जाकर बनता है। ठीक है। और ये अगर हुमायूं टॉम्ब को ऑब्जर्व किया जाए, अगर ये वो एरिया है जहाँ पे हुमायूं टॉम्ब है, तो हुमायूं का टॉम्ब होगा बीच में और इसके हर कोने पर ऐसे गार्डन्स हैं 4 ऐसे। ठीक है। तो इसको जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको कहा गया चार बाग स्टाइल। ठीक है भाई। और यही आगे ताजमहल के टाइम पे भी फॉलो होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक है। और फर्दर मुगल स्टडीज के जो भी इसके रूलर्स आएंगे उसके बारे में अब हम देखेंगे इन फर्दर लेक्चर्स। आज की क्लास में इतना ही। बाय।